सीटेट की परीक्षा में आपको दो लैंग्वेज अटेम्प्ट करना होता है। हिंदी भाषी राज्य जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन सभी में अधिकतर अभ्यर्थियों के द्वारा पहली लैंग्वेज के तौर पर हिंदी और सेकंड लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेजी या फिर संस्कृत में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट किया जाता है। आज के इस डिटेल्ड वीडियो में हम लोग बात करेंगे लर्निंग एंड एक्विजिशन की, यानी भाषा अधिगम एवं अर्जन। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आप कोई भी दो लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, चाहे हिंदी इंग्लिश, चाहे हिंदी संस्कृत या फिर कोई भी लैंग्वेज, उसमें आपकी मदद करेगा। देखिए, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये लैंग्वेज 1 का सिलेबस आप देख पा रहे होंगे जिसमें लर्निंग एंड एक्विजिशन के बारे में बात की गई है। इसी प्रकार से जब आप लैंग्वेज 2 में जाएंगे, देखिए आप सिलेबस स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये लैंग्वेज 2 का सिलेबस है। इसमें भी देखिए लर्निंग एंड एक्विजिशन है। तो कोई भी आप लैंग्वेज उठा लीजिए, सभी में चाहे हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, सब में आपको ये टॉपिक पढ़ना है। तो आज का ये टॉपिक आपको तीनों लैंग्वेज में मदद करेगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और अगर आप सीटेट प्रीवियस ईयर सभी शिफ्टों के सभी सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन डिटेल में देखना चाहते हैं, इसके अलावा सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाषा अर्जन एवं अधिगम। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम दोनों में एक चीज कॉमन है, वो है भाषा। तो सबसे पहले तो हमें भाषा को समझना होगा कि भाषा होता क्या है। अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए जिस भी माध्यम का प्रयोग किया जाता है वो भाषा होता है। अब भाषा किसी भी प्रकार की हो सकती है। हो सकता है मैं अपने फेशियल एक्सप्रेशन के माध्यम से किसी को कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं, हो सकता है मैं अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से किसी को कम्युनिकेट करने की कोशिश करूं। यहां पर आपको समझना यह होगा कि जिस भी माध्यम से हम अपने भावनाओं को दूसरे तक पहुंचाते हैं उसे हम लोग भाषा कहते हैं। यहां तक क्लियर? ठीक है। चलिए, यहां पर देख सकते हैं भाषा अपने आप को अभिव्यक्त करने का साधन है। अब देखिए, भाषा अगर हम लोग अर्जन की बात करें, भाषा अर्जन की बात करें, तो जब बच्चे का जन्म परिवार में होता है, पहली बार वो समाज को देख रहा होता है, उसके पास अपनी कोई भाषा नहीं होती है अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। बावजूद इसके वह अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए रोता है। क्यों? क्योंकि उसमें जन्मजात ये प्रवृत्ति होती है कि अगर उसे भूख लगेगी तो रोएगा ही रोएगा, अगर उसे दर्द होगी तो रोएगा ही रोएगा। अपने आप को डिफ्रेंशिएट करके कि मुझे ये प्रॉब्लम है या फिर मुझे ये आवश्यकता है, अभी वो उतना परिपक्व नहीं हो पाया कि वो डिफ्रेंशिएट करके बताए कि मेरी आवश्यकता ये है या फिर मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है या फिर मेरी ये जरूरत है। लेकिन कुछ भी अगर उसको प्रॉब्लम है तो वो रोएगा, यानी कि रोना ही उस समय उसके लिए भाषा है। क्यों? क्योंकि अपने आप को वो एक्सप्रेस तो कर पा रहा है कि मुझे कुछ ना कुछ दिक्कत है। जब भी बच्चा रोएगा तो माता समझ जाएगी कि हाँ, इसको भूख लगी है या फिर इसको कोई प्रॉब्लम है, इस वजह से ये रो रहा है। यानी अपने आप को वो एक्सप्रेस कर लिया कि मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है इसलिए मैं रो रहा हूं। तो उस बच्चे के लिए, उस नवजात बच्चे के लिए उस समय उसका रोना ही उसके लिए भाषा के तौर पर मानी जाएगी। यहां तक क्लियर? चलिए, देखिए, जब बच्चे का जन्म परिवार में हुआ तो उस समय उसको कोई भी बोलने नहीं आता था, कुछ भी भाषा बोलने नहीं आता था। लेकिन धीरे धीरे अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में आने की वजह से या फिर अपने आस पड़ोस के लोगों के संपर्क में आने की वजह से वहाँ के स्थानीय लोग या फिर उनके परिवार के सदस्य जिस भाषा का प्रयोग कर रहे थे, टूटी फूटी वर्णों में, टूटे फूटे शब्दों में, पहले वो उन्हीं का अनुकरण करके उसी प्रकार से बोलना शुरू करता है, उन्हीं का अनुकरण करके उन्हीं को बोलना शुरू करता है। यह एक नेचुरल प्रक्रिया है। इसमें कोई भी माता पिता के द्वारा व्याकरण के नियम नहीं पढ़ाए जाते हैं, बल्कि उनके द्वारा जो भाषा बोली जा रही है, चाहे वो हिंदी बोली जा रही है तो बच्चा हिंदी सीख लेगा, अगर भोजपुरी बोली जा रही है तो भोजपुरी सीख लेगा, उड़िया बोली जा रही है तो उड़िया सीख लेगा, पंजाबी बोली जा रही है तो पंजाबी सीख लेगा। यानी कि जो इन्वायरमेंट उसको मिला, जिस इन्वायरमेंट में जो भाषा बोली जा रही है उसी को वो अर्जित कर लेता है। यानी कि भाषा अर्जन क्या हो गया? भाषा अर्जन एक नेचुरल प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें वातावरण के समुदाय के लोगों के द्वारा बोली जा रही भाषा का हूबहू अनुकरण करके बच्चा बोलने लगता है। ये एक अनौपचारिक विधि होती है। अनौपचारिक विधि कहने का मतलब कि देखिए, औपचारिक तो तब होगा जब उसको विद्यालय के माध्यम से व्याकरण के नियमों के अंतर्गत पढ़ाया जाएगा। लेकिन जब बच्चे का जन्म परिवार में हुआ तो क्या उसको टीचर लगाया गया था कि आप इसको व्याकरण पढ़ा दीजिए तब वो हिंदी बोलना सीखेगा? नहीं सीखेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि वह सब कुछ अनुकरण करके ही सीख रहा होता है। ठीक है, ये होता है भाषा का अर्जन। एक बार महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। देखिए, भाषा अर्जन में क्या होता है? बालक दूसरों का अनुकरण करके भाषा को सीखता है। ठीक है, इसके बाद से देखिए, इसमें वातावरण सबसे महत्वपूर्ण होता है भाषा अर्जन में। कैसे? ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपने बचपन में मोगली देखा होगा जिसमें एक बच्चा
जंगल में जानवरों के बीच रहता है तो वहां पर क्या होता है, वो चूंकि इन्वायरमेंट जानवरों की भाषा का उसको मिला तो वो जानवरों की भाषा को बोलना सीख जाता है। यानी कहने का मतलब कि जन्म के समय बच्चे को जिस भी इन्वायरमेंट में डाल दिया जाएगा, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, तो वो जानवरों की तरह रिएक्ट करना सीख जाएगा, जानवरों की तरह भाषा बोलना सीख जाएगा। तो यहां पर वातावरण यानी वो जानवर का वातावरण वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर बच्चा परिवार में रहेगा तो परिवार के द्वारा बोली जा रही भाषा को सीख लेगा। तो वातावरण भाषा अर्जन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, इसके बाद से मैंने आपको बता ही दिया कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, यानी कि ये घटित होगा ही होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ अलग से करने की आवश्यकता है, नहीं। अगर वो जानवर के बीच में रह गया तो जानवर जिस प्रकार से रिएक्ट करेंगे, जानवर जिस प्रकार से बोलेंगे, जानवर जिस प्रकार से अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, उसी प्रकार से बच्चा भी अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, इसके लिए किसी भी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। संसाधन यानी रिसोर्सेज की बात की जा रही है। यानी कि देखिए, बच्चा जब भाषा सीखा है तो ना तो उसके लिए किसी विद्यालय की जरूरत पड़ी, ना तो उसके लिए किसी किताब की जरूरत पड़ी, ना तो उसके लिए व्याकरण के नियमों की जरूरत पड़ी। ये सभी भाषा के संसाधन के तौर पर देखे जाते हैं और इन सब में से किसी की भी आवश्यकता नहीं हो रही है, बल्कि वो नेचुरल इन्वायरमेंट में दूसरों का अनुकरण करते हुए भाषा को अर्जित कर रहा है। ठीक है, आगे देखिए, भाषा अर्जन स्वाभाविक, सरल और सहज होता है। ये तो आप समझ ही गए हैं। इसके अलावा इसमें व्याकरण की जरूरत नहीं होती है और ये अनौपचारिक तरीका है। ठीक है, इसके बाद से देखिए, एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पर मेंशन किया गया है कि भाषा अर्जन के माध्यम से सीखी गई भाषा हमेशा प्रथम भाषा होती है। इसका मतलब क्या हो गया, प्रथम भाषा यानी बच्चे की मदर टंग, बच्चे की जो मदर टंग होती है वो उसकी प्रथम भाषा के तौर पर देखी जाती है। ध्यान से समझिएगा, बच्चा अपने परिवार से जो भी भाषा लेकर के आ रहा है वो चूंकि पहली बार उस भाषा को अर्जित किया हुआ है या फिर सीखा हुआ, जो भी आप कह लीजिए, तो चूंकि वो पहली बार उस भाषा को सीख रहा है तो उसके लिए वो प्रथम भाषा होगी। बच्चे का जो मदर टंग होता है वो उसका हमेशा प्रथम भाषा होता है और विद्यालय में जाकर के औपचारिक तरीके से जो भाषा बच्चा सीखता है वो उसकी टारगेट लैंग्वेज सेकंड या फिर थर्ड हो सकती है। ठीक है, चलिए, ये हो गया भाषा अर्जन। भाषा अर्जन का मतलब क्या हो गया कि बच्चा जब परिवार में जन्म लिया तो अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जा रही भाषा का हूबहू अनुकरण करके उसी भाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने की कोशिश के लिए जो भाषा उसने अर्जित किया उसे ही भाषा अर्जन बोलते हैं। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार के व्याकरण के नियमों का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें किसी भी प्रकार के औपचारिक तरीके का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें किसी भी प्रकार के किताबों का प्रयोग नहीं हुआ, बल्कि बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए वो अपने माता पिता, अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जा रही भाषा का अनुकरण कर लेता है। इसी को बोलते हैं भाषा का अर्जन। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, भाषा का अधिगम। इसमें क्या होता है, इसमें व्याकरण के नियमों का जो महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्यों? क्योंकि अब ये जो भाषा अधिगम होगा ये विद्यालय से शुरू होता है। भाषा अधिगम कभी भी परिवार में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें औपचारिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। औपचारिक संसाधन कैसे? जैसे कि विद्यालय की जरूरत पड़ेगी, किताबों की जरूरत पड़ेगी, पाठ्यक्रम की जरूरत पड़ेगी, इसके अलावा जो अध्यापक हैं उनकी जरूरत पड़ेगी। तो ये सब भाषा के संसाधन के तौर पर देखे जाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, इसमें औपचारिक संसाधनों का प्रयोग किया जाता है। औपचारिक संसाधन मैंने आपको बता ही दिया, ये सभी चीजें होती हैं। ठीक है, इसके बाद से देखिए भाषा अधिगम के बारे में और क्या महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसमें विद्यालय पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसमें बालक द्वितीय भाषा या फिर टारगेट लैंग्वेज को सीखता है। तो देखिए, भाषा मदर टंग, मान लीजिए बच्चा अपने घर से भोजपुरी भाषा को सीखा और विद्यालय में गया, विद्यालय में वो पहली भाषा हिंदी भाषा को सीख रहा है, तो उसका जो टारगेट लैंग्वेज हो जाएगा वो सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बातें मेंशन की गई कि बालक को एक अन्य विदेशी भाषा भी पढ़ाया जाएगा। तो मान लीजिए फ्रेंच, चाइनीज, इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज बच्चा सीख रहा है तो ये उसकी थर्ड लैंग्वेज हो जाएगी। यानी टारगेट लैंग्वेज के अंतर्गत अब उसकी नंबरिंग होने लगेगी कि पहले जो भाषा विद्यालय में सीखा वो सेकंड, उसके बाद जो विद्यालय में भाषा सीख रहा है वो थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से एक बार पूरे को समराइज कर देता हूं। देखिए, बालक जो नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने परिवार के सदस्यों के द्वारा बोली जा रही भाषा का अनुकरण करते हुए जिस भाषा को सीखा हुआ है उसे हम लोग भाषा का अर्जन बोलते हैं। और बच्चा का जो फर्स्ट लैंग्वेज होगा वो हमेशा भाषा अर्जन ही होगा, और जो सेकंड लैंग्वेज होगा या फिर थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा, वो हमेशा भाषा अधिगम होगा। क्योंकि बच्चा औपचारिक तरीके से विद्यालय में व्याकरण के नियमों के अंतर्गत भाषा को सीख रहा होता है, जिसमें औपचारिक संसाधन, जिसमें विद्यालय, अध्यापक, पाठ्यक्रम, किताब, ये सब की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा भाषा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि एनसीएफ 2005 की बात करें या फिर एनईपी 2020 की बात करें। दोनों बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक उसकी मदर टंग यानी कि प्रथम भाषा में ही
अध्ययन अध्यापन कार्य कराने के लिए प्रेरित करता है अध्यापकों को। क्यों ऐसा किया जाता है? क्योंकि बच्चे विद्यालय में आने से कम उनके पास एक संसाधन के तौर पर उनकी मदर टंग यानी उनकी प्रथम भाषा होती है। बालक अगर भोजपुरी ही केवल बोल पा रहा है तो ऐसा नहीं है कि उसको जबरदस्ती हिंदी में पढ़ाएंगे। एनसीएफ और एनईपी ये कहता है कि बालक को कम से कम अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए उसको मदर टंग में एक्सप्रेस करने का मौका दीजिए, क्योंकि पहली बार कक्षा 1 में जब बालक गया तो वो किसी अन्य भाषा को नहीं बोल पा रहा है, लेकिन जब आप उसको मौका देंगे कि आप अपनी ही भाषा भोजपुरी में ही अपने आप को कम्युनिकेट करिए तो बच्चा कम से कम कंफर्टेबल फील करेगा। अगर आप उसे ज़बरदस्ती करेंगे नहीं तुमको हिंदी में ही बोलना है तो उससे होगा क्या कि बच्चों पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पड़ता है कि एक तो मैं भाषा बोल नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से मुझे कहीं ना कहीं ज़बरदस्ती किया जा रहा है। तो इससे बच्चे में निगेटिविटी आएगी और धीरे धीरे अधिगम के प्रति उसका जो लगाव है या फिर रुचि है वो कम होने लगेगा। यानी कि देखिए, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा से प्रारंभ करके धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा की तरफ आगे बढ़ेगा और अन्य भाषाओं को सीखेगा। क्योंकि एनसीएफ 2005 और एनईपी तो ये तो कहती है कि बच्चे को मदर टंग में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ाना है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि बच्चा 1 से 8 तक केवल भोजपुरी भाषा में ही सीखे? नहीं। इसलिए यहाँ पर मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता आती है, जिसका ये कहना है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरू करेंगे और धीरे धीरे विद्यालय की औपचारिक भाषा की तरफ बढ़ेंगे और अन्य भाषाओं को सीखते हैं। ठीक है, इससे फायदा ये होगा कि देखिए, एक विद्यालय में अलग अलग भाषा को बोलने वाले, अलग अलग मातृभाषा को बोलने वाले बालक हो सकते हैं। हो सकता है कि एक विद्यालय जिसमें पंजाबी बोलने वाला बालक भी हो, उड़िया बोलने वाला बालक भी हो, हिंदी बोलने वाला बालक भी हो और भोजपुरी बोलने वाला बालक भी हो। इसके अलावा अगर साउथ से आया हुआ बालक है तो तमिल, तेलुगु, मलयालम भी बोल सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जितनी ज़्यादा भाषाएं हैं वो एक संसाधन के तौर पर एनसीएफ देखता है कि बच्चे को दूसरी की संस्कृतियों के बारे में, दूसरी की भाषाओं को जानने का मौका मिलेगा। इसलिए धीरे धीरे बच्चा अपनी भाषा जो भोजपुरी बोल रहा था, मदर टंग अपनी यूज कर रहा था, इसके बाद से विद्यालय की औपचारिक भाषा हिंदी तो वो जानेगा ही जानेगा, क्योंकि जिंदगी भर वो भोजपुरी में थोड़ी पढ़ेगा। कक्षा 8 तक बोला गया है कि मदर टंग में पढ़ाना है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि केवल वो मदर टंग ही सीख रहा है। नहीं, वो अन्य बच्चों की भी तो लैंग्वेज में संपर्क में आ रहा है। इसके अलावा विद्यालय की जो औपचारिक भाषा है उसके भी तो संपर्क में आ रहा है। तो जिस प्रकार से नेचुरल इन्वायरमेंट में वो अपने मदर टंग को सीखा था, उसी प्रकार से नेचुरल इन्वायरमेंट जब उसको दिया जाएगा तो अन्य भाषाओं के भी संपर्क में आने से अन्य भाषाओं के बारे में भी थोड़ा थोड़ा सीखेगा। और जो विद्यालय की औपचारिक भाषा है, जो हिंदी है, वो तो उसका टारगेट लैंग्वेज है ही, क्योंकि बच्चे को हिंदी भी पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश भी पढ़ाया जाएगा। यानी कि अब बच्चा, देखिए, इसी तरीके से एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि मान लीजिए एक ऐसा बच्चा है जिसका मदर टंग और टारगेट लैंग्वेज दोनों हिंदी है, तो उस कंडीशन में बच्चा भाषा को अर्जित आसानी से कर लेता है, लेकिन अधिगम में उसको प्रॉब्लम आती है। ये ऐसा क्यों होता है? देखिए, अर्जित करते समय उसको ना तो कोई व्याकरण का नियम पढ़ना था, ना ही औपचारिक तरीके से किसी भी प्रकार की चीज़ों को सीखना था। उसके माता पिता या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा अगर गलत तरीके से भाषा का प्रयोग किया जा रहा होगा तो बच्चा गलत तरीके से ही भाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। आप गांव देहात में देखेंगे यज्ञ को जग बोला जाता है, तो बच्चे भी यज्ञ को जग बोलना सीख जाएंगे। लेकिन जब बच्चे को टारगेट लैंग्वेज के तौर पर विद्यालय में उस भाषा को सिखाया जाएगा, उसकी मदर टंग यानी हिंदी को सिखाया जाएगा, तो होगा क्या कि बच्चे को औपचारिक तरीके से पढ़ाया जाता है। वहां पर यज्ञ को यज्ञ ही पढ़ना होगा, लेकिन बच्चा अभी तक उसको जग पढ़ता है, तो कहीं ना कहीं उसके मन में जो अनौपचारिक तरीके से चीज़ें सीखी हुई हैं वो उसका विरोध करता है। साथ ही साथ अब बच्चे को व्याकरण भी पढ़ना है और औपचारिक तरीके से अन्य चीज़ों को भी सीखने के दौरान उस भाषा को कहीं ना कहीं सीखना है। इसलिए जो टारगेट लैंग्वेज औपचारिक तरीके से विद्यालय में सीखा जाता है, अगर वहीं टारगेट लैंग्वेज हिंदी उस बच्चे की मदर टंग भी है, तो भी अर्जित करने से ज़्यादा टारगेट लैंग्वेज को सीखने में बच्चे को कठिनाई आती है। ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा औपचारिक होता है अर्जन करने से। तो ये महत्वपूर्ण कारक होता है, ये बार बार सीटेट की परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है, ये पूरा आपका टॉपिक कवर हो चुका है। अब इस पर आधारित प्रश्न किस प्रकार से सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। पहला प्रश्न आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारतीय कक्षाएं बहुभाषी कक्षाएं होती हैं। अभी मैंने आपको बताया बहुभाषी कैसे हो सकती हैं, क्योंकि एक ही विद्यालय में अलग अलग राज्य से आए हुए बालक जिनकी मातृभाषा अलग अलग हो सकती है वो विद्यालय में आ सकते हैं। जैसे कि उड़ीसा से आया हुआ बालक की लैंग्वेज उड़िया होगी, पंजाब से आया हुआ बालक की लैंग्वेज पंजाबी होगी, इसके अलावा यूपी से आए हुए बालक की लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, अन्य राज्यों से भी आए हुए बालक की लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है। इसीलिए कक्षाएं बहुभाषी होती हैं। ठीक है, कहा यह जा रहा है कि बहुभाषिकता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक स्तर पर बहुभाषी कक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बहुभाषिकता एक संसाधन के तौर पर है। ठीक है, चलिए इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे।
पहला विकल्प दिया गया है, शिक्षक को शिक्षार्थी की भाषा को नजरअंदाज करते हुए विद्यालय की भाषा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। विद्यालय बहुभाषी कक्षा कैसे हो पा रही है? इस वजह से हो पा रही है क्योंकि प्रत्येक बच्चे का मदर टंग अलग अलग था। अब जब आप उसकी मदर टंग को ही इग्नोर कर दे रहे हैं, नजरअंदाज कर दे रहे हैं, तो बहुभाषिकता रह कहाँ गई? तब तो केवल विद्यालय की औपचारिक भाषा हिंदी रह गई, तो बहुभाषी कहाँ हुआ? तो ये विकल्प निगेटिव हो गया, हमारा उत्तर नहीं होगा। वैसे भी मैं आपको बता चुका हूं कि एनसीएफ और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ये कहती है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में बोलने का आप अवसर देंगे तभी बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, अन्यथा की कंडीशन में वो कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर आप उस लैंग्वेज में उसको प्रेशराइज करेंगे जो वो बोल नहीं सकता है, तो धीरे धीरे उसका मन जो है अधिगम के प्रति वो हटने लगेगा। इस वजह से बच्चे को उसकी मातृभाषा में अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाता है। दूसरा देखिए, घर की भाषा या फिर मातृभाषा घर पर बोलनी चाहिए, ना कि विद्यालय में, तो ये तो बिल्कुल निगेटिव है। भारत में एकल भाषी विद्यालय होने चाहिए तथा शिक्षार्थियों को उनकी भाषा में प्राथमिकताओं के आधार पर अनुसार प्रवेश देना चाहिए। कहा यह जा रहा है कि एकल भाषी विद्यालय, अब ऐसा पॉसिबल है ही नहीं कि भारत में इतनी ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है वो तो केवल एक ही भाषा बोलने वाले विद्यालय में आ पाए, तो ये भी विकल्प नेगेटिव है, हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, शिक्षक शिक्षार्थियों को उनकी स्वयं की भाषा में संप्रेषण करने और अभिव्यक्त हेतु प्रोत्साहित करें और उनके विचारों का सम्मान दे। यहां पर यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीएफ ये कहता है कि बालक को उनकी मातृभाषा में बोलने का मौका दिया जाए और धीरे धीरे वो विद्यालय की औपचारिक भाषा के संपर्क में आएगा और अन्य भाषाओं को सीखेगा। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अर्जन होता है जब, भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की जा रही है। देखिए, लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होता है? जब बच्चा बिना सचेतन ध्यान के यानी बिना कॉन्शियस होकर के भाषा का ग्रहण करता है, क्योंकि बच्चे का जन्म जब परिवार में हुआ था तो ऐसा नहीं है कि वो सचेतन होकर के लैंग्वेज के ग्रामर को सीख रहा था, यानी बिना सचेतन ध्यान के वो भाषा को जब ग्रहण करता है तो उसे भाषा का अर्जन कहते हैं। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प देखिए, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं, तो ये तो भाषा अधिगम में होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा क्योंकि हमसे अर्जन के बारे में पूछा गया है। बच्चे को पुरस्कार और दंड दिया जाता है, दंड हमेशा निगेटिव होता है, एनसीएफ दंड को निषेध करता है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं, तो देखिए भाषा अर्जन की बात करें या फिर भाषा अधिगम की बात करें, दोनों में बच्चे को भाषा बोलने का मौका दिया जाता है, क्योंकि टारगेट लैंग्वेज जब बच्चे को मान लीजिए इंग्लिश भी सिखाना है तो सीबीएसई बोर्ड में आप देखेंगे कि बच्चे प्राइमरी से ही इंग्लिश बोलना सीख जाते हैं। वो कैसे सीखते हैं? क्योंकि उनको इन्वायरमेंट वैसा दे दिया जाता है, उनको भाषा का प्रयोग करने का अवसर दिया जाता है, तभी वो भाषा को सीख पाते हैं। तो वहां पर बच्चा लैंग्वेज लर्निंग कर रहा था, उसमें भी अवसर दिया जाता है, और लैंग्वेज एक्विजिशन में तो बच्चे को अवसर मिल ही रहा है। तो ये दोनों के लिए होता है, ना कि केवल अर्जन के लिए, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक, शिक्षण कब होगा? जब बच्चा विद्यालय में रहेगा तभी तो उसको पढ़ाया जा सकता है। यानी विद्यालय में भाषा बच्चा कैसे सीखता है? औपचारिक तरीके से सीखता है, और औपचारिक जहां पर भी आ गया वो क्या हो जाएगा? वो भाषा का अधिगम हो जाएगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाषा के अधिगम के बारे में कि पाठ्य पुस्तक क्या रोल अदा करता है। तो मैंने आपको बताया कि महत्वपूर्ण संसाधन जो होते हैं भाषा के अधिगम में, वो पाठ्य पुस्तक होते हैं, पाठ्यक्रम होते हैं, अध्यापक होते हैं, विद्यालय होते हैं। तो वहीं तो बोला जा रहा है पाठ्य पुस्तक, तो ये एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। बाकी के विकल्पों को आप जब देखेंगे तो पहला विकल्प दिया गया एकमात्र संसाधन है, केवल एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं वो विकल्प को संकुचित कर देते हैं। अगर प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया तो ये कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा, महत्वपूर्ण नहीं है। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाषा शिक्षण में या फिर भाषा लर्निंग में, लैंग्वेज लर्निंग में महत्वपूर्ण संसाधन के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक आता है, तो ये तो पहले ही गलत हो गया। आखिरी संसाधन, आखिरी कहने का मतलब कि केवल एकमात्र यही संसाधन कहा जा रहा है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया। केवल एकमात्र, एक ही, पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी वर्ड्स होते हैं वो विकल्प को निगेटिव कर देते हैं। चूंकि प्रश्न पॉजिटिव सेंस में पूछा गया है, ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 की बात की जा रही है, पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए? तो एनसीएफ 2005 और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 दोनों ये कहता है कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर जहां तक संभव हो बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। मातृभाषा ही उसकी फर्स्ट लैंग्वेज बोली जाती है, तो अगर यहां पर प्रथम भाषा भी लिखा गया रहता तो वो हमारा सही उत्तर होता। अगला प्रश्न पूछा गया था, पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए जो, देखिए अब ये प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकता है। मैंने आपको क्या बताया था?
पहली कक्षा में बच्चे को उसकी मदर टंग में पढ़ाना है और मदर टंग में बच्चा सहज होता है। देखिए यहाँ पर आपको सहज दिख रहा होगा, यही इसका बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। जटिल तो होगा नहीं, सरल भी नहीं होगा, साहित्यिक भी नहीं होगा, यहाँ पर सहज होगा। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पहली कक्षा में बच्चे को मदर टंग में पढ़ाना है और मदर टंग में ही बच्चा कंफर्टेबल होता है, सहज होता है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषिक कक्षा की दृष्टि से कौन सा क्रियाकलाप अपेक्षाकृत अधिक उचित है। देखिए मैंने आपको क्या बताया था, बहुभाषिकता का मतलब ये हो गया कि एक ही कक्षा में अलग अलग राज्य से आए हुए बालक हो सकते हैं जिसकी मदर टंग अलग होगी। तो जब बच्चा दूसरे बच्चे को बोलते हुए सुनेगा तो कहीं ना कहीं उनकी भाषाओं के संपर्क में आएगा और उनकी भाषा को सीख सकता है। लेकिन कैसे ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा? देखिए बच्चे जब किसी भी भाषा को सुनते हैं तो उसके शब्दों को, वो चूंकि उनके लिए नया होता है तो वो उसको केवल अगर शब्द सुनेगा तो नहीं समझ पाएगा। लेकिन अगर शब्दों का प्रयोग कहानी के माध्यम से हो तो बच्चा उस शब्द को कहीं ना कहीं उस पूरी घटना से कोरिलेट करके समझ पाएगा कि हाँ इस शब्द का क्या मतलब है। जैसे कि आप लोग कोई भी शब्द का मीनिंग जब ढूंढते हैं तो उसको रेफरेंस में देखते हैं कि आखिर इस शब्द का प्रयोग किस तरीके से होता है। यानी कि अगर कहानी के माध्यम से नए शब्दों के बारे में बताया जाए बच्चे को तो बच्चा जो है वो उसके रेफरेंस में समझ सकता है कि हाँ पर्टिकुलर इस लैंग्वेज में इस शब्द का क्या मतलब होता है। पहले विकल्प से शुरुआत करेंगे, अपनी भाषा के 5 शब्द बोलो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो शब्द उस बच्चे के लिए नया होगा, दूसरे बच्चे के लिए जो कि उस भाषा में कंफर्टेबल नहीं है, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा जब तक उसको रेफरेंस ना मिले कि इस शब्द का मतलब क्या होता है। दूसरा देखिए, अपनी भाषा के 5 शब्द लिखो, तो लिखने से तो बच्चा केवल अपने तक सीमित रखेगा ना, इसलिए ये निगेटिव हो गया। अपनी भाषा के 10 वाक्य लिखो, ये भी बच्चा अपने तक सीमित रखेगा। एक ही विकल्प बच्चा अपनी भाषा में कहानी सुनाइए, तो इससे क्या होगा कि जब बच्चा खड़ा होकर के कहानी सुना रहा होगा तो अन्य बच्चे भी उसकी भाषा को सुनेंगे। साथ ही साथ जो कठिन शब्द आएगा या फिर जो ऐसे शब्द हैं जो कि अन्य भाषा के बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, वो उसके रिफरेंस में, उस कहानी के रिफरेंस में उस शब्द का क्या मतलब है वो बच्चे समझ पाएंगे। तो ये हो जाएगा बिल्कुल पॉजिटिव। ऑप्शन नंबर 4 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, बच्चे में मातृभाषा के विकास को सामान्यतः क्या माना जाता है। मातृभाषा का विकास, मैंने आपको बताया कि बच्चा मदर टंग कैसे सीखता है, वो नेचुरल इन्वायरमेंट में अपने माता पिता और अपने परिवार के सदस्यों का हूबहू अनुकरण करके सीखता है। तो अनुकरण करके सीखने को हम लोग क्या बोलते हैं? भाषा अर्जन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषिकता क्या है। तो देखिए बहुभाषिकता ये होती है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत करेंगे, क्योंकि जब पहली बार बच्चा कक्षा 1 में गया तो उसके लिए केवल वो मातृभाषा ही केवल जानता है, अपनी फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग ही जानता है। तो जाहिर सी बात है बच्चा अपनी मदर टंग से शुरुआत करेगा। लेकिन कक्षा 8 तक बच्चा केवल अगर भोजपुरी जानता है तो भोजपुरी में थोड़ी पढ़ाई करेगा, वो धीरे धीरे विद्यालय की औपचारिक भाषा हिंदी को भी सीखेगा और अन्य राज्यों से आए हुए बच्चे जिनकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है वो भी तो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, तो उसके भी तो संपर्क में आएगा। यानी बच्चा अपनी मातृभाषा से शुरू करेगा, धीरे धीरे विद्यालय की भाषा के संपर्क में आएगा और अन्य भाषाओं को भी संपर्क में आने से सीख सकता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। कहा जा रहा है कि जितना संभव हो उतनी भाषाएं सीखना, तो यहां पर यह पॉसिबल नहीं है। देखिए अगर कक्षा में सभी राज्यों से आए हुए बालक हैं तो इतनी ज़्यादा भाषाओं को सीखना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, लेकिन कम से कम अन्य भाषाओं के संपर्क में आने से कुछ शब्दों को बच्चा सीख सकता है। तो केवल भाषाएं सीखना बहुभाषिकता नहीं है। दूसरा देखिए, केवल मातृभाषा घर की भाषा सीखना, केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से संपूर्ण रूप से जहां पर भी दिख जाए वो हमेशा नेगेटिव होता है, कभी भी हमारा उत्तर नहीं होगा। और वैसे भी आप समझ लीजिए कि बच्चा अगर भोजपुरी बोल रहा है तो केवल कक्षा 8 तक भोजपुरी में थोड़ी पढ़ाई करेगा, वो विद्यालय की औपचारिक भाषा जो हिंदी है उसे भी तो सीखेगा। यहां पर केवल मातृभाषा को सीखने की बात कर रहा था, इसलिए नेगेटिव हो गया। चौथा देखिए, मातृभाषा से आरंभ करके अंग्रेजी माध्यम की ओर बढ़ना और हाई स्कूल में अन्य भाषाओं को सीखना। हाई स्कूल की बात की जा रही है, यानी कक्षा 10 में जब बच्चा जाएगा तब अन्य भाषा को सीखने की बात कर रहा है, जबकि नहीं, ऐसा नहीं है। बहुभाषिकता कक्षा से 1 से 8 तक के लिए यह कहता है कि बच्चे अपनी मातृभाषा से शुरुआत तो करेंगे। देखिए मातृभाषा और घर की भाषा से आरंभ करेंगे, यानी शुरुआत करके विद्यालय में और भाषाएं जोड़ने की ओर बढ़ेंगे, ये सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। ठीक है, यहां पर देखिए अंग्रेजी की बात नहीं की जा रही, अंग्रेजी की बात नहीं होना चाहिए, यहां पर अन्य भाषाओं की बात होना चाहिए, क्योंकि विद्यालय की औपचारिक भाषा हो सकता है हिंदी हो और अन्य भाषाएं हो सकता है अलग अलग मदर टंग को बोलने वाले बालक हो। और यहां पर ये चूंकि 10th क्लास में अन्य भाषाओं को सीखने की बात कर रहा था, जो कि निगेटिव हो गया। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट हो जाएगा, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल का पेपर सॉल्व कर रहे हैं कक्षा 1 से 5 का, तो कक्षा 1 से 5 वाले में 10 में जाकर के आप अन्य भाषाओं को नहीं सीखेंगे, बल्कि 5 में रहते हुए ही तो भाषाओं को सीखेंगे, इसलिए यह निगेटिव है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा अधिगम के संबंध में सही है। भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग के बारे में कौन सा सही है, ये हमसे पूछा जा रहा है। चौथे विकल्प से शुरुआत करते हैं। भाषा अधिगम अचेतन होता है, तो ये विकल्प गलत है। अचेतन यानी कि अनकॉन्शियस कहा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, बच्चे विद्यालय में औपचारिक तरीके से सीखेंगे तो जाहिर सी बात है वह चेतन मन से सीखते हैं, तो ये अचेतन नहीं होता है बल्कि चेतन होता है, तो ये गलत हो गया। तीसरा देखिए, विज्ञान तथा गणित सीखने के लिए भाषा अधिगम की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये भी विकल्प गलत हो गया, क्योंकि बच्चा विज्ञान या फिर गणित सीखेगा तो भाषा में ही तो उस विज्ञान या फिर गणित को सीखेगा। यानी कि मान लीजिए बच्चे की मदर टंग भोजपुरी है, तो चूंकि विद्यालय की औपचारिक भाषा हिंदी हो सकती है, तो बच्चे को विज्ञान और गणित हिंदी में ही तो पढ़ाना है, तो हिंदी कम से कम बच्चे को अधिगम करना ही पड़ेगा, लर्निंग करना ही पड़ेगा, क्योंकि बच्चा अभी तक केवल भोजपुरी बोल रहा था। इसलिए भाषा अधिगम की आवश्यकता होती है, और यह विकल्प कह रहा है नहीं होती है, तो गलत हो गया। पहला विकल्प देखिए, भाषा अधिगम केवल भाषा की पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने से ही होता है। केवल एकमात्र एक ही पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से, ये जितने भी विकल्प होते हैं निगेटिव कर देते हैं, शब्द विकल्प को निगेटिव कर देते हैं, इसलिए हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, ऑप्शन नंबर 2 देखिए, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। ये सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। आप लोग प्राइमरी स्कूल में कभी भी जाइएगा, प्राइवेट या फिर सरकारी स्कूलों में, आप लोगों ने देखा होगा कि दीवारों पर विभिन्न प्रकार के कार्टून्स बने होते हैं, विभिन्न प्रकार के अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, विभिन्न प्रकार के वर्ण लिखे होते हैं, चित्र बने होते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि बच्चे जो कुछ भी देखते हैं उसको देख करके वो सीख रहे होते हैं। इसी को बोलते हैं प्रिंट रिच इन्वायरमेंट। प्रिंट का मतलब मुद्रित, और रिच का मतलब होता है समृद्ध, और इन्वायरमेंट का मतलब होता है परिवेश। यानी कि जो कुछ भी बच्चे को सिखाना है, अगर लिखित अवस्था में बच्चा उसको लगातार अपनी आंख के सामने देखता रहेगा तो वो उस चीज को और बेहतर ढंग से सीख सकता है। देखिए, वहीं बात की गई है, भाषा अधिगम की गति मुद्रित एवं लिखित समृद्ध परिवेश में बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विद्यार्थी प्रथम भाषा यानी फर्स्ट लैंग्वेज क्या होता है? बच्चे की मदर टंग होता है, यानी भाषा अर्जन से यह संबंधित है। कैसे सीखते हैं? तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया मैत्रीपूर्ण वातावरण में। तो देखिए, बालक जो विद्यालय में भाषा को सीखेगा, यानी लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाती है, तो वहाँ पर भी वातावरण मैत्रीपूर्ण होगा। वहाँ पर ऐसा थोड़ी है कि टीचर दुश्मनी कर लेता है या फिर अन्य बच्चे दुश्मनी कर लेते हैं। तो मैत्रीपूर्ण वातावरण तो आपके लैंग्वेज लर्निंग के साथ साथ लैंग्वेज एक्विजिशन दोनों में होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि पर्टिकुलर हमसे लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में पूछा गया है। ये दोनों में होता है, इसलिए डिफ्रेंशिएट नहीं किया जा सकता किसी के भी आधार पर। दूसरा देखिए, पढ़ाए जाने वाले वातावरण में, जहाँ पर पढ़ाए जाने की बात आ जाएगी वहाँ पर लर्निंग हो जाएगा, क्योंकि जो एक्विजिशन होता है, जो भाषा का अर्जन होता है, वो अनौपचारिक वातावरण में होता है, जो कि पढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो ये भी गलत हो गया। औपचारिक वातावरण में देखिए, औपचारिक वातावरण में क्या होता है? वो लैंग्वेज लर्निंग होता है, भाषा अधिगम होता है, तो ये भी गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा प्राकृतिक वातावरण में। मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन यानी भाषा का अर्जन, और प्रथम भाषा क्या होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन ही तो होता है, यानी ये नेचुरल इन्वायरमेंट में होगा, प्राकृतिक वातावरण। ऑप्शन नंबर 4 सटीक उत्तर है। अगला प्रश्न पूछा गया था, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य। बहुभाषावाद कैसे बन रहा है? जब अलग अलग राज्यों से आए हुए बच्चे की मातृभाषा अलग अलग हो रही, तभी तो बहुभाषावाद बन रहा है। तो इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। चौथा दिया गया, नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा, संस्कृति के लिए मातृभाषा सीखने के सक्षम बनाना। तो ये विकल्प निगेटिव है, क्योंकि बहुभाषिकता ये कहती है कि बच्चे जिनकी मदर टंग अलग अलग हो सकती है, उनको उनके ही मदर टंग में एक्सप्रेस करने का मौका दिया जाए। धीरे धीरे वो विद्यालय के औपचारिक भाषा के संपर्क में आएंगे और अन्य बच्चों के लैंग्वेज के संपर्क में आएंगे, यानी कि अन्य लैंग्वेजेस को सीखेंगे। यहाँ पर नौकरी की बात ही नहीं होती है, विकल्प गलत हो गया। तीसरा देखिए, शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग करना, ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, शिक्षार्थियों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना। तो भाषाएं सिखाना इंपॉर्टेंट नहीं है, बच्चा नेचुरल इन्वायरमेंट में उस दूसरे बच्चे की लैंग्वेज को सीखेगा। यहाँ पर देखिए, टारगेट लैंग्वेज बच्चे को सिखाया जाएगा। टारगेट लैंग्वेज में विद्यालय की औपचारिक भाषा हो सकती है, या फिर जो थर्ड लैंग्वेज हो सकता है, जैसे कि विद्यालय की औपचारिक भाषा मान लीजिए हिंदी है तो हिंदी सिखाया जाएगा, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश सिखाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी एक बच्चे की मदर टंग पंजाबी है तो बच्चे को पंजाबी थोड़ी सिखाया जाएगा। बच्चे उसके संपर्क में आने से वो नेचुरल इन्वायरमेंट में सीखेंगे, ना कि उसको सिखाने की जरूरत पड़ेगी। तो ये विकल्प गलत हो गया। एक ही विकल्प बचा, शिक्षण अधिगम के लिए शिक्षार्थी की भाषाओं का उपयोग करना। जितना ज़्यादा भाषाओं का उपयोग किया जाएगा उतना ही ये संसाधन के तौर पर उभरेगा। क्यों? क्योंकि संसाधन क्या होते हैं? जितने ज़्यादा रिसोर्सेज हमें मिले, बहुभाषावाद तभी तो बनेगा जब सभी बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि तभी तो ज़्यादा से ज़्यादा भाषाएं हो सकती हैं। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट है, यही इसका सटीक जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, भाषा अर्जन के बारे में क्या सही है?
क्या सही है ये हमसे पूछा जा रहा है। भाषा अर्जन यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। तो पहले विकल्प से शुरुआत करते हैं। कहा जा रहा है कि सचेत और सुविचारित। तो क्या ये सुविचारित होता है? नहीं, बच्चा अनुकरण करके सीखा हुआ है, इसमें वो कॉन्शस नहीं रहता है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, स्वाभाविक और सुविचारित। तो स्वाभाविक तो होता है लेकिन सुविचारित नहीं होगा। चौथा देखिए, भाषा प्रक्रिया। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। एक ही विकल्प बचा, स्वाभाविक और अवचेतन। अवचेतन यानी कि अनकॉन्शियस रह करके बच्चा सीखता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। अगला प्रश्न पूछा गया था भाषा सीखना। सीखना यानी कि लर्निंग के बारे में पूछा जा रहा है। तो लर्निंग कैसे होता है? वो चेतन मन से होता है और सुविचारित होता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। देखिए, जन्मजात बोला गया। जन्मजात तो आपका एक्विजिशन होता है, जन्म के समय अनुकरण करते, तो ये तो हमारा उत्तर होगा नहीं। स्वाभाविक और सुविचारित दोनों। स्वाभाविक और सुविचारित दोनों। देखिए, स्वाभाविक नहीं कह सकते। स्वाभाविक क्या होता है? वो अर्जन होता है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। स्वाभाविक और अवचेतन नहीं होगा। अवचेतन आपका कौन सा होता है? अवचेतन आपका अर्जन होता है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। सुविचारित और चेतन, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पढ़िए, भाषा अर्जन कब होता है? तो बच्चा स्वाभाविक तरीके से नेचुरल इन्वायरमेंट में लोगों का अनुकरण करके भाषा को अर्जित करता है। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, बच्चे को व्याकरण के नियम पढ़ाए जाते हैं। तो ये तो औपचारिक तरीका हो गया विद्यालय में पढ़ा करके, तो ये क्या हो जाएगा? ये लर्निंग हो जाता है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा देखिए, बच्चे को पुरस्कार और दंड दिया जाता है। तो दंड हमेशा निगेटिव होता है। बच्चे को भाषा के अवसर मिलते हैं। तो भाषा का अवसर लैंग्वेज लर्निंग हो या फिर लैंग्वेज एक्विजिशन हो, दोनों में होता है, तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। बच्चा बिना सचेतन ध्यान के भाषा ग्रहण करता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षार्थियों की मातृभाषा यानी मदर टंग का प्रयोग करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि पहली बार जब बच्चा विद्यालय में आया तो हो सकता है कि वो अन्य लैंग्वेज को ना जानता हो, लेकिन एटलीस्ट वो अपनी मातृभाषा को जानेगा। तो इससे क्या होगा कि बच्चे कम से कम कक्षा में एक्सेप्टेबल महसूस करेंगे, इसलिए कि उन्हें ये लगेगा कि हमारी मातृभाषा में बात की जा रही है, यानी ये सामान्य कक्षा है, और बच्चा एक तरीके से सहज महसूस करेगा और धीरे धीरे वो अधिगम के प्रति रुचि लेने लगेगा। ठीक है, इसी को ध्यान में रख करके उत्तर ढूंढेंगे। पहला विकल्प दिया गया, यदि उन्हें उनकी मातृभाषा में पढ़ाया जाएगा तो सभी बच्चे एक समान गति से सीखेंगे। ये विकल्प गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि बच्चे में इंडिविजुअल डिफरेंसेज होता है। कभी भी बच्चे का विकास, चाहे संज्ञानात्मक विकास ही क्यों ना हो, शारीरिक विकास ही क्यों ना हो, एक समान गति से नहीं हो सकता। ये गलत हो गया। दूसरा देखिए, यदि शिक्षार्थी मातृभाषा में सीखेंगे तो वो सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो भाषा केवल अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देती है। भाषा के माध्यम से आप किसी भी एक तरीके से विषय में पारंगत हो जाएंगे, ये नहीं कहा जा सकता। आपके प्रयास पर निर्भर करेगा कि आप उस विषय के लिए कितना मेहनत कर रहे हैं। भाषा सिर्फ और सिर्फ अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका देती है, तो ये प्रश्नों का उत्तर देना संकुचित हो गया। चौथा देखिए, कक्षा में कम से कम भटकाव होगा। तो ये भटकाव के लिए नहीं किया जाता है। एनसीएफ 2005 ये कहता है कि बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने से बच्चे सहज महसूस करते हैं कक्षा में। इसी को ध्यान में रखकर के उत्तर ढूंढेंगे। ऑप्शन नंबर 3 में बात की गई है, शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ बना पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को स्वीकृत अनुभव करेंगे। स्वीकृत यानी कि एक्सेप्टेबल। कैसे एक्सेप्टेबल महसूस करेंगे? अगर मान लीजिए बच्चा केवल भोजपुरी बोलना चाहता है और अगर उसको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो क्या वो उसको समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। उसे ये लगेगा कि यार ये कहाँ के लोग हैं, मुझे तो भाषा ही नहीं समझ में आ रही है। जब बच्चे की मदर टंग में पढ़ाया जाएगा तो बच्चे को ये लगेगा कि अरे यार ये तो सामान्य लोग हैं, जैसे मेरे आसपास में लोग रहते हैं, उसी प्रकार की भाषा ये भी प्रयोग कर रहे हैं। तो बच्चे को कहीं ना कहीं कंफर्टेबल फील होगा और वो स्वीकृत इन्वायरमेंट महसूस करेगा, और इसके वजह से उसका अधिगम जो होगा वो अर्थपूर्ण हो सकता है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल एप्रोप्रिएट आंसर है। दोस्तों, ये टॉपिक पूरा कवर हो चुका है और इस पर आधारित प्रश्नों को आपने डिटेल में देखा जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में पूछे गए थे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे मोटिवेट करेगा ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाने के सेंस में। अगर आप प्रीवियस ईयर सभी सब्जेक्ट्स के शिफ्ट वाइज पेपर के साथ साथ सभी सब्जेक्ट्स के कंप्लीट पेडागोजी को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के बाद इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।